Okay class, so today's date is 7th May and we are going to study reactions and solutions and concentration. Till now we have studied about limiting reagent, molar mass, mole concept, stoichiometric coefficients and stoichiometry. ये सब हम पढ़ चुके हैं. Now we will go on to reactions and solution. As we know the basic जो आपकी जितनी भी reactions होती हैं inside a chemistry lab that is done in the solutions. So we should know about the concentration of the solution, that is amount of the substance which is going to mix that is present in that solution. That means आपको पता है कि जो भी आपका सोल्यूशन होगा वो किस में होगा, पानी में होगा. ठीक है ना. वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट और उसी में मिक्स करके रखते हैं उसे. ठीक है ना. तो किसी चीज़ को अगर हम पानी में मिक्स करके रखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कितना मिक्स हुआ है. ठीक है ना. कितना मिक्स हुआ है आपस में. जैसे कि मान लो मैंने आपको कल मैंने समझाया था रसना वाला केस, कि अगर आपने रसना का एक पैकेट लिया, ठीक है ना, एक पैकेट एक गिलास एक गिलास रसना बना सकता है. अगर आपने उसी पैकेट से 4 गिलास रसना बनाने की कोशिश करी तो क्या होगा, तो रसना में जो कंसंट्रेशन है रसना की वो कम हो जाएगी और आपको वो ज़्यादा पानी जैसा टेस्ट आएगा. ठीक है. रसना जैसा टेस्ट नहीं आएगा उसमें. ठीक है ना. तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि कैसा टेस्ट आएगा. ठीक है ना. तो रिएक्शंस इन सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन, इसके ऊपर पढ़ेंगे कि कैसे होती है रिएक्शंस और वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है. ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं, जो कंसंट्रेशन होती है हमारी सॉल्यूशन की, उस कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं. किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, जो क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस करती हैं कंसंट्रेशन को. ठीक है ना. तो ये बताती है, ये क्या क्वांटिटी ये बताती है कि ये अमाउंट में कितना है. ठीक है ना. तो अभी तक ऑलरेडी आप 3 कंसंट्रेशन की क्वांटिटी पढ़ चुके हो क्लास 10 तक. क्या हुआ बेटा, वो मास परसेंट. ठीक है ना. मास परसेंट जो होता है मास बाय मास का होता है. ठीक है ना. मास बाय मास होता है. उसके बाद होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, M/V होता है वो. ठीक है ना. और तीसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ठीक है ना. ये आपने अभी तक पढ़ा था क्लास 10 तक. ठीक है ना. इसको कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. हमेशा नीचे सॉल्यूशन रहेगा, ये रखा इंटू 100. ठीक है ना. यहाँ आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. और यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन इंटू 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है ना. तो हमेशा नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है. यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है, यहाँ पर केजी में है. ठीक है ना. यहाँ भी लीटर्स में है. ठीक है ना. लीटर्स में और केजी में याद रखेंगे. ठीक है ना. क्योंकि लीटर और केजी में नहीं होगा, नहीं दिया होगा, तो ग्राम में दिया होगा अगर मास, तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है ना. तो ये तो हमारा तरीका था मास परसेंट निकालने का. इससे भी हमें कंसंट्रेशन पता चल जाएगी कितना सॉल्यूट है उसके अंदर. ठीक है. तो जैसे मान लो मास परसेंट कितना दिया है, 8% दिया है. 8% मास दिया. डेट मीन्स अगर आप 100 ग्राम का सॉल्यूशन लोगे टोटल, तो उसमें 8 ग्राम्स क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूट है वो होगा, और बाकी 92 ग्राम्स क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा. ठीक है ना. ये इसका मतलब हुआ. ठीक है ना. ये हो गया मास परसेंट. ठीक है ना. मास बाय वॉल्यूम परसेंट अगर दे दिया आपने किसी को, कितना 20% दिया, तो यानी कि उसमें 20 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट होगा. किसमें, 100 ग्राम 100 लीटर सॉल्यूशन. अगर एक सॉल्यूशन आपका 100 लीटर का हो जाए तो उसमें से 20 ग्राम सॉल्यूट है. और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ग्राम पर लीटर. ठीक है ना. इसकी यूनिट कोई नहीं होती है, परसेंटेज में वैल्यू होती है. ये भी परसेंटेज में आती है. ठीक है ना. परसेंटेज ग्राम पर लीटर है और ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट. तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट की भी क्वेश्चन नहीं आएगी. जैसे मान लो आपको दिया कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स यानी कि 10 ml होगा किसमें, 100 ml में, 100 ml सॉल्यूशन में. ठीक है ना. यानी कि आपका 90 ml क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और 10 ml क्या होगा, सॉल्यूट होगा. तो ये तो अभी तक की आपकी जो आपने 10 तक पढ़ा था उसको मैंने रिफ्रेश किया है. ठीक है ना. अब देखेंगे जो आपने नई जो क्वांटिटी पढ़नी है. ठीक है ना. जो कि कंसंट्रेशन को बताती है, उन क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है. क्या है,
वो है मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। मास परसेंट तो ऑलरेडी आपको पता चल गया, तो इसके अलावा और 3 नई चीज़ें कौन सी, उनका नाम क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, ठीक है ना। देयर डिफरेंस, यहाँ एल है, यहाँ आर है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। पहले सिर्फ हम क्या देखेंगे इसके हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे। ये क्या दिया हुआ है डेफिनेशन में, क्या दिया हुआ है बेटा, देखते हैं। मोल फ्रैक्शन होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका होता है मोल फ्रैक्शन। इससे आप बताते हो अपना मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आप बोल दोगे, हम मोल्स को इसे डिवाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं एन से। एन इज मोल्स, ठीक है ना। और एन ई मतलब मोल्स ऑफ ए, ठीक है ना, मोल्स ऑफ ए। और एन बी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी। बी टाइप ऑफ सब्सटेंस है, ए और बी टाइप ऑफ सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बी आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और ए आपका सॉल्यूट है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन ए, और टोटल सॉल्यूट, तो टोटल मोल्स कितने होंगे, एन ए प्लस एन बी। ये होंगे ना टोटल मोल्स कितने होंगे उसके, एन ए और एन बी होंगे अंदर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये क्या है फॉर्मूला बेटा, मोल फ्रैक्शन का है। और अगर आपके नंबर ऑफ आपके सब्सटेंस बढ़ जाते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो। मान लो कि आपके पास 3 सब्सटेंस हैं, 4 सब्सटेंस हैं, यहाँ पर एन सब्सटेंस है मान लेते हैं, ठीक है। कितने सब्सटेंस है, एन सब्सटेंस है। तो ये आ जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी एंड सो ऑन, जितने भी हैं इसमें, ठीक है ना, प्लस एन सी एंड सो ऑन अप टू एन एन, ठीक है ना। सारे की वैल्यू, सारे मोल्स को आप नीचे लिखोगे और एक मोल को ऊपर लिख दोगे, तो ये आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। और मोल फ्रैक्शन को किससे डिफाइन करते हैं हम लोग, एक्स से। एक्स ऑफ ए इज गिवन एज एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो यानी कि यहाँ भी एक्स से क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और आपको बताऊँ, अगर मैं एक्स भी निकालने के लिए बोलूँगा तो आप क्या लिखोगे, एक्स भी लिखोगे आप एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना। सॉल्वेंट का भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो जो मोल फ्रैक्शन टोटल होता है, आपको याद रखना है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए प्लस एक्स बी होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, हमेशा आपकी 1 के बराबर होती है। या फिर आप ऐसे रख सकते हो, समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू ऑलवेज 1। सारे मोल फ्रैक्शंस का जो समेशन होगा वो क्या होगा बेटा, 1 होगा, ठीक है ना। यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी अप टू एक्स एन तक होगा, जहाँ पर आपका वो सारा का सारा क्या है, आपका सारे के सारे मोल फ्रैक्शन कितना है, टोटल का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा। तो दिस इज अ फैक्ट अबाउट योर मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। आपको पता समझ में आ रहा होगा कि मोल्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। मोल्स तो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। आप ग्राम कैसे निकालोगे, अगर मोल्स निकालने तो क्या करना होता है, आपको क्या करना है, वेट से, जो वेट दिया हुआ है उसको मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना है। जो आपको मास दे रखा होगा ग्राम में, उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। उसको एन ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, और ऐसे लिखते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। मोलैरिटी के बारे में देखते हैं, मोलैरिटी के बारे में देखेंगे। मोलैरिटी क्या होता है बेटा, मोलैरिटी होता है, आर लिखा हुआ तो याद रखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे आप, लीटर में। आर लिखा है तो सब कुछ नीचे लीटर में आएगा, तो ऊपर आएगा बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। ये वैल्यू जो आपकी आती है वो कहती है मोलैरिटी, और इसको किससे शो करते हैं बेटा, कैपिटल एम से। किससे शो करते हैं बेटा, कैपिटल एम से शो करते हैं। और मोलैरिटी में क्या होता है आपका, लीटर्स में होता है वॉल्यूम, ठीक है ना। और मोलैलिटी ध्यान देंगे बेटा, ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ देखेंगे यह मास किस में बेटा, सॉल्वेंट का केजी में है, और सॉल्वेंट का मास है। दिस इज द डिफरेंस इन ऑल द कंसंट्रेशन। जो मोलैलिटी होती है वो सॉल्वेंट का, उसमें सॉल्वेंट के मास से डिवाइड किया जाता है, बाकी सब जगह सॉल्यूशन के मास से डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना।
मोल्स ऑफ सॉल्यूशन देखे जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखे जाता है, मास ऑफ सॉल्यूशन देखे जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखे जाता है, यहाँ भी सॉल्यूशन देखा जाता है। लेकिन मोलैलिटी में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट होती है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है मोल्स पर लीटर, ठीक है ना। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट दोनों बेटा क्या है, मोल्स पर केजी, ठीक है ना। इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, इसकी यूनिट होती है मोल्स पर केजी। और मोल फ्रैक्शन क्या है, ये भी दोनों मोल्स से मोल डिवाइड हो रहा है, तो इसका डायमेंशनल एनालिसिस क्या हो जाएगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। फिजिक्स में आपने डायमेंशनल एनालिसिस पक्का पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। तो वो डायमेंशनल एनालिसिस से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है ना। तो एक एक करके डिटेल में आप देखेंगे, थोड़े थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे, तो आपको समझ में आता जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है, कैसे हम निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। बैलेंसिंग तो आपको आती है केमिकल रिएक्शन की, तो वो अब मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 9th-10th में सब जगह सीख के आए हो बैलेंसिंग क्या होती है, ठीक है ना। यहाँ हम क्या सीखेंगे कि ये कंसंट्रेशन को कैसे निकालना है। तो पहली कंसंट्रेशन क्या थी हमारी, मोल फ्रैक्शन थी। तो मोल फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, या मास परसेंट के ऊपर क्वेश्चन देखना है। मास परसेंट के ऊपर आपका हो चुका है, तो मास परसेंट का देख लेंगे। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, आपकी प्रॉब्लम देखेंगे 1.3, प्रॉब्लम 1.3 कैसे करना है आपने, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो मीथेन वाला फॉर्मूला क्या था, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। आपने जब ये लिखा तो आपने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक 2 लगाया और यहाँ पर एक 2 लगाया, ठीक है ना, बैलेंस हो गई ये क्वेश्चन। इसका मतलब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपके पास ये 16 ग्राम है, ऑक्सीजन तो अबंडेंस में है, ठीक है ना। तो यानी कि 16 ग्राम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, CO2 और H2O में, ठीक है ना। तो ये 16 ग्राम था, ये अबंडेंस में है, तो यानी कि आप पूरा 16 ग्राम को यहाँ पर यूज़ कर लोगे। यानी कि जब ये 16 ग्राम है तो इसके मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स कितने निकलेंगे, 16/16, NaOH कितना आएगा बेटा, 16/16। मास अपॉन मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 1 मोल आ गया। मोलर मास कैसे निकालेंगे, अभी कल की क्लास में निकाल के दिखाया था, 12 + 4 = 16, ठीक है ना, ठीक है ना। 16 यू दिख रहा है ना मोलर मास, तो मोलर मास से डिवाइड किया तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1 मोल। 1 मोल जब ये रिएक्ट करेगा 2 मोल्स ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा CO2 और वाटर कितना बनेगा, 2 मोल्स, ठीक है ना, 2 मोल्स वाटर बनेगा। तो देखेंगे जब 16 ग्राम CH4 को आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो, जब बर्न करते हो तो आपका H2O कितना बनेगा, H2O कितना बनेगा, 2 मोल H2O का वेट कितना हो जाएगा, 1 मोल H2O का वेट कितना होता है, मोलर मास कितना होता है इसका, 18 होता है। तो 2 मोल से तो कितने हो जाएगा, 18 2 कितना हो जाएगा, 36 ग्राम्स। यानी कि ये कितना बना आपका, 36 ग्राम्स। ये बात समझ में आई बेटा, ये बात समझ में आई। यानी कि अगर 1 मोल 16 ग्राम CH2 को अगर आप बर्न करोगे तो आपको कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, दैट इज़ 36 ग्राम आपको पानी मिलेगा, 36 ग्राम आपको पानी मिलेगा, ठीक है ना। तो 36 ग्राम जो पानी है ये आपका आंसर है, ठीक है ना, दिस इज योर आंसर। कैसे निकला ये, मैंने पहले एक क्वेश्चन देखी, उसके बाद देखा कि 1 मोल इसके बर्न होने पे 2 मोल निकलते हैं। 1 मोल की वैल्यू एक जो इसका 1 मोल है उसका वेट निकाला, कितना निकाला, 18 ग्राम्स, और क्योंकि 2 मोल से 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 36 ग्राम्स। तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया 36 ग्राम्स, यानी कि CH4 को अगर आप बर्न करोगे तो 36 ग्राम्स आपका वाटर मिलेगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम देखते हैं 1.4 में क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। अब आपको पूछा है कि अगर CH4 मेरे पास है, O2 मेरे पास है, ये वाली सेम रिएक्शन है, ठीक है ना, ये सेम रिएक्शन अगेन है। अब आपके इसके मोल्स कितने हैं बेटा, इसके मोल्स आपके पास 22 ग्राम्स, ठीक है ना, इसका कितना है 22 ग्राम मिला। तो आपको कितनी कार्बन ये मीथेन बर्न करनी है, आपको ये देखना है। तो ये कितना है बेटा, 22 डिवाइडेड बाय कितना, 44 क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास है इसका, ठीक है ना, 12 + 32, देखिए कितना आ गया 44। जब डिवाइड किया तो कितना आ गया 1/2, यानी कि इसका हाफ मोल बनाने के लिए इसके भी सिर्फ हाफ मोल ही मेरे को बंद करना है। 1 और 1 है ना, तो यानी कि हाफ और हाफ, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 मोल और फिर ये भी 1 मोल, ठीक है ना। तो ये मेरी रिएक्शन है और मेरे को सिर्फ ग्राम्स में बताना है कि CH4 का ग्राम कितना होगा। 1 मोल CH4 का ग्राम कितना होता है, 1 मोल CH4 का ग्राम होता है, CH4 का ग्राम होता है 16, अभी हमने निकाला था 16 ग्राम होता है, ठीक है ना, 1 मोल में। तो हाफ मोल में कितना होगा, 16/2, दैट इज़ 8 ग्राम्स। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा,
8 grams of CH4 is required to burn with oxygen to get 22 gram of कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी हमारे पास? इतनी मिलेगी। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ रही ना बेटा? ठीक है, गुड। नेक्स्ट इज तो आप क्या बोल सकते हो? 0.5 मोल ऑफ CH4 इज रिक्वायर्ड, दैट इज 8 ग्राम ऑफ CH4 इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया 50 kg of N2, 50 kg of N2, ठीक है ना, 50 kg of N2 gas and 10 kg of H2 gas are mixed to produce NH3। यानी कि N2 गैस और H2 गैस को मिक्स किया और कितना मिला मेरे को? NH3 मिला। तो इसका कितना दिया है बेटा? इसका दिया है 50 kg, ये कितना दिया है? 50 kg, और ये कितना दिया है बेटा? 10 kg। लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम, ठीक है ना। इससे कितना बनेगा मेरा NH3, मुझे ये निकालना है। तो देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, कैसे होगी बैलेंस है? देखो N2 है, यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है ना। अब कितना हो गया? H कितना हो गया? 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। यानी कि 1 मोल ऑफ N2 मिक्स विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH3, ठीक है ना, 2 मोल्स ऑफ NH3। इसका वेट कितना है बेटा? N का होता है 14, ये कितना हो गया? 28, इसका 28 U है, यानी कि 28 U इसका हो गया वेट। इसका वेट कितना है बेटा? H2, यानी कि टोटल वेट कितना यूज़ हो रहा है यहाँ पर? 28 U जो है, इसका कितने मिक्स होगा? 6 से, यानी कि 6 इंटू है जी 6 U। 28 U 6 U से रिएक्ट करेगा और कितना बनाएगा बेटा? कितना बनाएगा देखेंगे। यहाँ पर हो गया 14 + 3 = 17 इंटू 2, दैट इज 34 U, ठीक है ना। 28 और 6 U मिलके 34 U बनाएंगे, ठीक है ना। ये मेरे को दिख भी रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है। तो 50 ग्राम्स था, 50 kg था यहाँ पर, तो 50 डिवाइडेड बाई 28 कर लेते हैं, तो इसके मोल्स पता चल जाएंगे, इंटू 10⁻³ लिखेंगे, मोल्स पता चल जाएंगे। और 10 को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे, इंटू 10⁻³, ये मोल्स आ जाएंगे इसके। और इसके मोल्स कितने आएंगे इससे पता चलेगा, ठीक है ना। तो यानी कि अगर इसका 1 मोल यूज़ होता है तो इसके 2 मोल बनते हैं, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ इसके मोल्स यूटिलाइज दिखाने हैं, ठीक है ना, इसके मोल्स यूटिलाइज दिखाने हैं, ठीक है ना। तो किस रेशियो में मिल रहे हैं? किस रेशियो में? मास परसेंट देखेंगे तो 28/6 के रेशियो में मिल रहे हैं, दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे 14 रेशियो 3 के, 14 रेशियो 3 में ये मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि 14 इसके अगर मोल्स होंगे, इसके सॉरी हाँ 14:3, मतलब 14 ग्राम अगर ये होगा तो 3 ग्राम ये मिक्स होगा, ठीक है ना। 14 ग्राम ये होगा तो 3 ग्राम ये मिक्स होगा, ठीक है ना। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा ये देखना है हमें, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखते हैं कैसे आएगा। सॉल्व करेंगे इसे। आपकी बुक में क्या दिया हुआ है देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले आपने N2 H2 सबके निकाल लिए, ठीक है ना। तो इसके कितने मोल है इसको डिवाइड करने के बाद पता चला 17.86 इंटू 10⁻²। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कितने मोल्स आएंगे बेटा? 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स, ठीक है ना। इतने मोल्स आ गए आपके N2 के। और H2 के मोल्स कितने हैं? 5.36 इंटू 10⁻3, ठीक है ना, इतने मोल्स हैं। लेकिन हमें क्या पता चलेगा? कि मतलब सॉरी, इसके मोल्स कितने आएंगे? 4.96 इंटू 10⁻³ मोल्स, ठीक है ना। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि 17.86 मोल्स कितने मोल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं H2 के, तो देखेंगे कि 17.86 इंटू क्या करेंगे, इसको 14/3 के रेशियो में रखना है, तो इसको 14 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है ना। तो जो वैल्यू आएगी वो मेरी वैल्यू कितनी आएगी? लगभग 5 कितनी आ रही है बेटा? 5.36 इंटू 10⁻3। मतलब आपको अगर रिएक्ट कराना है सारे के सारे मोल्स को, तो आपको इतने मोल्स इधर चाहिए। लेकिन H के मोल्स कितने हैं बेटा? सिर्फ आपके पास 4.96। जो कम मोल्स हैं
जितने मोल कम से कम है सिर्फ उतना ही मोल रिएक्ट करेगा N2 का। तो इतने मोल्स के साथ कितना रिएक्ट कर सकता है, तो कैसे निकालेंगे, 4.96 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। इस रेशियो में तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना बेटा ये, तो इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितने मोल्स मल्टीप्लाई होंगे जो हमारे, हाँ, तो इससे हमें पता चलेगा कितने मोल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। इतना हमारे पास, इतना वेट हमारे पास ही आ सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे हुआ ये। तो अब क्या मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट ये है, जो 4.96 इंटू 10⁻³ मोल्स हैं, ये मोल्स हैं, सिर्फ इतने ही मोल्स, इतने आपके 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स ऑफ N2 से रिएक्ट कर पाएंगे, ये हमें पता है, ठीक है ना। तो बस इतने ही मोल्स हमारे बनेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि जब इसके इतने मोल्स बन रहे हैं तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, इतने मोल्स, 1 मोल ऑफ N2 इतना रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल्स ऑफ NH3 बनता है, ये हमें पता चला था ना, यानी कि जस्ट इसके डबल मोल्स जो होंगे वहाँ हमें दिखेंगे, ठीक है ना, वहाँ हमें दिखेंगे। तो कितने दिखेंगे बेटा ये में दिखेंगे 3.30 इंटू 10⁻3। ऐसे भी देख सकते हैं 17 से 34 होता है, लगभग उसके ही बराबर है 3.30 इंटू 10⁻3। इतने मोल्स हमारे NH3 के अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट बनाना था। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और क्या बताना है, अमाउंट ऑफ NH3 बताना था। तो अमाउंट ऑफ NH3 कितना हो जाएगा बेटा, तो देखोगे आप कि अमाउंट ऑफ NH3 इज 3.30, ओके, NH3 इज ऑब्टेन्ड, ठीक है ना। ये वैल्यू आई मोल्स में आई, ठीक है ना, मोल्स में आई। तो मोल्स को देखो बेटा, जो वैल्यू मोल्स में आती है, फॉर एग्जांपल मोल्स में मेरी वैल्यू आई, मोल्स कितने आए बेटा, मोल्स आए 3.30। अगर मैं आपको बोलूँ 2 मोल ऑफ H2O, तो आप क्या करते हो, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करते हो, किससे मल्टीप्लाई करते हो, मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हो, टोटल मास आ जाता है 36 ग्राम आया था। ऐसे ही आपके मोल्स कितने हैं, 3.30 इंटू 10⁻3, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके मोलर मास से। देखो मोलर मास कितना आया था बेटा इसका, देखेंगे मोलर मास कितना आया था 34, ठीक है ना, इतना आया था ना बेटा, मोलर मास कितना आया था बेटा 34 आया था, ठीक है ना, 34 आया था 2 मोल्स का, ठीक है ना। तो 1 मोल का मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा 17 हो जाएगा। तो 17 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 56.1 kg। इसका मतलब अगर आपके पास 50 kg NH2 है, N2 है, और 10 kg H2 है, तो आपके पास सिर्फ 56.1 kg NH3 मिलेगा आपको, जिसमें से काफ़ी मोल्स इसके क्या अनरिएक्टेड रह जाएंगे, ठीक है ना। कितने अनरिएक्टेड रह जाएंगे वो हमने कैसे निकाला, मोल्स से निकाला, कि पहले हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए इसके, ठीक है ना, इसके मोल्स कैलकुलेट कर लिया और ये पता कर लिया कि कितने मोल्स हैं हमारे पास और कितने मोल्स रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि जो पूरा 50 ग्राम था, वो 50 kg था, वो रिएक्ट नहीं करेगा, कितना रिएक्ट करेगा, लगभग 49 kg रिएक्ट करेगा, देखेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा कैसे करा हमने। तो हमें सबसे पहले क्या दिया था, इस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे निकालना था। पहले मैंने क्या लिखा, N2 के मोल्स निकाल लिए, मोल्स ऑफ N2 निकाले, ठीक है ना, और मोल्स ऑफ H2 निकाले, ठीक है ना। और मैंने ये पता किया कि N2 के जो ये मोल्स हैं वो कितने मोल्स और H2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके मोल्स कितने मोल से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसके अगर 1 मोल होगा तो इसके 3 मोल से मल्टीप्लाई हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मेरे पास, मान लो कि यहाँ पर मेरे पास अगर 9 मोल्स होते तो यहाँ पर 3 मोल्स होते तो पूरा रिएक्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जो मोल थे मेरे वो 17.86 थे और यहाँ पर मेरे पास मोल थे 4.96, लेकिन मेरे को मोल्स कितने चाहिए थे, यहाँ पर 5.36 चाहिए थे। तो जो ये कम रह गए मोल्स, वो कम रह गए, यानी कि ये बताएगा कि कितनी रिएक्शंस होगी। सिर्फ 4.96 मोल्स की रिएक्शन होगी इसके साथ, तो कुछ यहाँ पर मोल्स इसके बच जाएंगे, ठीक है ना, जो रिएक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कितना रिएक्ट हो जाएंगे, देखेंगे, इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कितने मोल्स बचेंगे यहाँ पर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। 5.36 माइनस 4.96, ठीक है ना, 66 गए तो इसमें होगा 4, ठीक है ना।
तो 0.4044 यानी कि 400 ग्राम्स जो है हमारे, सॉरी 4 हाँ 0.4 मोल्स, हाँ सॉरी इतने केजी है ना ये, ठीक है ना। तो इतने जो है हमारे जो अनरिएक्टेड, जो हमारे पास जो रिएक्ट हो सकते थे इससे, यानी कि इंटू हम क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे, तो यानी कि 1.2, यानी कि यहाँ पर से सिर्फ 1.2 आप माइनस कर दोगे तो कितना, हाँ मतलब जो बचेगा यहाँ पर वो कितना बचेगा, सिर्फ 1.2 मोल्स बचेंगे, ठीक है ना। 1.2 इंटू 10⁻² चल रहा था यहाँ पर, 10⁻³ था, तो कितना बेटा 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻² मोल्स ही हमारे बच जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी सारा रिएक्ट कर जाएगा, मतलब सारा का सारा रिएक्ट कर जाएगा। कितना रिएक्ट करेगा माइनस करके निकाल सकते हैं, 16.66 इंटू 10⁻² मोल्स जो है वो मेरे 4.96 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, और मेरे को क्या मिलेगा 56.1 kg NH3 मिलेगा, ठीक है ना, ये मिलेगा। और मेरे पास बचेगा साथ में और N2 बचेगी कितनी, 1.2 इंटू 10⁻² मोल्स, ठीक है ना, इतने मोल्स बच जाएगी। इसकी अगर आपको वेट निकालना है तो आप वापस क्या करोगे, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, N2 के वेट से, दैट इज 28 से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप 1.2 इंटू 10⁻² को, तो आपको इसका एग्जैक्ट वेट भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट वेट पता चल जाएगा, केजी में आएगा वेट, ठीक है ना। कितना आएगा, मतलब ये ग्राम में आएगा, उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 12 × 96, 12 × 24, 9 × 4 13, तो कितना आ गया 24 336 kg, ठीक है ना। इसको 10⁻³ से मैंने डिवाइड कर दिया ना, तो 2 तो कट गए और एक जीरो एक पॉइंट और लग गया, तो 3.36 kg जो है आपका अनरिएक्टेड N2 बचेगी आपके पास। ये पूछा नहीं था लेकिन मैंने निकाल दिया कि कितनी अनरिएक्टेड बचेगी, ठीक है ना। तो आपके पास NH3 कितना आएगा ये आप बता सकते हो। लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता चल गया, क्योंकि ये कम है इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये अबंडेंस में था, ये कम था इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। आप वीडियो को पूरा देखोगे तब भी आप मेरे से डाउट पूछो, पूरा हो सकता है लास्ट, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको समझ में आ रहा हो, मैं दोबारा कोई चीज़ बताऊँ आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं मास परसेंट के ऊपर, ठीक है ना। किसके ऊपर बेटा, मास परसेंट के ऊपर, मास परसेंट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम आपकी कौन सी है, 1.6 है, 1.6 देखेंगे, प्रॉब्लम 1.6, ठीक है ना। प्रॉब्लम 1.6 देखेंगे क्या लिखा हुआ, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, कितना दिया है बेटा, गिवन लिख लोगे ऐसे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दिया आपको 2 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है आपको कितना 18 ग्राम, H2 का मास कितना दिया है 18 ग्राम, ये दिया ना। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एडेड टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट। तो मास परसेंट निकालना था मैंने, तो मास परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिखना ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्यूशन का मास कितना होगा 18 + 2 दैट इज 20 ग्राम्स, डिवाइड कर लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1 बाय इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10%, ठीक है ना। तो मास परसेंट कितनी है बेटा मेरी 10%, एकदम ईजी था। ऊपर मास लिखा उसका, नीचे मास लिखा सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 100 से, तो फॉर्मूले में डाली वैल्यू और आंसर आ गया, बहुत ईजी था, कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस पे है बेटा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, Na अपॉन Na + Nb, पर इससे निकल जाता है, ठीक है ना। तो आपको Na पता होना चाहिए, Nb